हेलो बच्चों, मैं हूं सिद्धार्थ हरितश द टीचर जस्ट फॉर यू। तो बच्चों, आपके लिए आज मेरे पास है कुछ खास। खास क्या है? लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा जिक्र भी किया था इस बात का कि जिस तरीके से आपका बल जो है अनुक्रमानुपाती होता है कोणीय संवेग, माफ कीजिएगा, रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर को, तो क्या बलाघूर्ण भी कोणीय संवेग की परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हो सकता है? इसी बात को जानना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं थोड़ी सी मैथमेटिकल एनालिसिस से। और मेरे बच्चों, साथ में रहना, तभी मजा आने वाला है इस पूरे डेरिवेशन में। अब आपको याद होगा कि आपका कोणीय संवेग आर क्रॉस पी था, सभी मानते हैं। हम देखना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने देखा था न्यूटन के सेकंड लॉ में, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, क्या ऐसा होगा? तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। भाई ये कोणीय संवेग है तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिल रहा है? ओके, डी एल वेक्टर डी आर क्रॉस पी। कोई घबराने की बात नहीं है। आधे बच्चे देखो यहां पर एकदम से भाग जाएंगे, अरे ये क्या हो गया। कुछ नहीं, ये डिफरेंशिएशन बहुत भोला भाई है। क्या करता है, जो इसके सामने पहले आता है पहले इसे खाएगा। तो पहले इसने आर को खाया, यानी कि आर का समय के सापेक्ष अवकलन किया, और पी को ऐसे ही रहने दिया। अब अब की बार पी की बारी, मोदी सरकार ने। तो यहां पर आर क्रॉस डीपी क्रॉस डीटी, ठीक है बात। अब अगर बात करो, ये क्या चीज है? हम्म ये क्या है? डी आर बाई डी टी। कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है ऐसी? सोचो ना बच्चों। सोचा सोचा सोचा, यस, है ना। ये इसको थोड़ा सा फिजिकली डिफाइन करता हूं पहले मैं आपके लिए। ये है स्थिति परिवर्तन की दर। कुछ याद आ रहा है? हाँ, हमने पढ़ा था कि आपका वेग जो होता है स्थिति परिवर्तन की दर होता है। तो ये हो गया वेग, तो इसको हमने वेग लिख लिया। अब वेग, संवेग क्या था? संवेग एम वी वेक्टर और प्लस आर क्रॉस, ये क्या है? ये यहां लिखा हुआ है क्रॉस एफ। अब मेरे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट अपने लोगों ने जब पढ़ा था तो ये बात पढ़ी थी कि अगर किसी वेक्टर का उसी से करा दो क्रॉस गुणन, तो मिल जाना है तुम्हें शून्य, नल वेक्टर। तो यहां पर भी आपको एक नल वेक्टर मिल जाएगा प्लस आर क्रॉस एफ। ओ वाह, लगभग लगभग हम पहुंच चुके हैं। तो आर क्रॉस एफ क्या है? ये है आपका टाउ नेट। एफ नेट, भाई ये डीपी बाई डी टी क्या होता है? नेट फोर्स होता है, वस्तु पे कार्यरत सभी बलों का कुल बल। तो यहां पर भी हमें यही मिल रहा है, वस्तु पर कार्यरत सभी जो भी आपके बल हैं उनका कुल बल आघूर्ण। तो ये हो जाना है डी एल वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ नेट। यानी कि कहा जा सकता है, अब तो कहा जा सकता है, हमने सिद्ध कर लिया। देखो, समानता प्राप्त हो रही। न्यूटन का सेकंड लॉ किस तरीके से हमें लगाना है घूर्णन गति में, तो हमें पता है कि भाई रेखीय नहीं, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है लगाए गए बलाघूर्ण के। हो गया ना बच्चों प्रूफ? तो अब हमें इसके ऊपर ये देखना है कि जिस तरीके से आपका संवेग संरक्षण का नियम स्थित है, उपस्थित है, कैसी तरीके से कोणीय संवेग संरक्षण का नियम हो सकता है, इस बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में सोचते हैं। अब बच्चों, देखने जा रहे हैं कोणीय संवेग संरक्षण। अब यहीं से उन सवालों के जवाब मिलेंगे कि जब एक आइस स्केटर अपने हाथों को मोड़ लेता है तो वो बहुत तेजी से बंगू यानी कि गोल गोल क्यों घूमने लगता है? या फिर एक जब आपका जो डाइवर है, या मैं कहूं तैराक जो है, वो जैसे ही अपने शरीर को सिकोड़ता है तो हवा में तेजी से गोल 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 घूमने लगता है, और अपने शरीर को जैसे ही फैला लेता है, वैसे ही क्या होता है, तुरंत ही उसकी एंगुलर स्पीड यानी कि कोणीय चाल कम हो जाती है। इसी तरीके से बच्चों, अब हम और भी बातचीत करेंगे, थोड़ा सा और फेनोमेना देखते हैं कि मान लेते हैं कि कभी आप लोग कुर्सी पे गोल गोल ऐसे करके घूम रहे थे। करके देखिएगा, रिवॉल्विंग चेयर मिले, उस पे आप क्या करिएगा, अपने हाथों को फैला लीजिएगा, अपने दोस्त से कहिएगा कि मुझे भाई थोड़ा सा गोल गोल घुमा। और जैसे ही आप गोल गोल घूमना चालू हो जाए, वैसे ही अपने हाथों को मोड़ लेना, देखना कि क्या
कुछ परिवर्तन आया आपकी कोणीय चाल में, जरूर बताइएगा कमेंट में। अब ये सारे फिनोमेना हो कैसे रहे हैं, आखिर क्या इनके पीछे की फिजिक्स है, उसको देखते हैं। तो बच्चों, अभी हमने देखा था टाउ नेट, किसी बिंदु के सापेक्ष कार्यरत कुल बलाघूर्ण बराबर होता है उस बिंदु के सापेक्ष, उस बिंदु के सापेक्ष आपके कोणीय संवेग परिवर्तन की दर के। यहां पर यह बात हमें समझ में आती है, यदि सभी बलों का बलाघूर्ण किसी बिंदु के सापेक्ष शून्य हो तो क्या होगा, यानी कि टाउ नेट किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी बिंदु के सापेक्ष शून्य हो तो आपका dl बाई dt भी तो जीरो हो जाना है। और अगर ये जीरो हो गया, इस बात का मतलब ये है बच्चों कि L तो अपना रहा होगा कांस्टेंट, क्योंकि क्योंकि किसी कांस्टेंट का ही तो अवकलन बच्चों जीरो होता है कि नहीं? किसी कांस्टेंट का ही अवकलन जीरो होता है, यानी कि किसी नियतांक का ही आपका अवकलन शून्य आता है। तो यानी कि हमें ये बात समझ में आई, मैंने ये कहा कि किसी बिंदु के सापेक्ष वस्तु या दृढ़ पिंड पर कार्यरत सभी बलों का बलागुण शून्य है, तो उस वस्तु या दृढ़ पिंड का उस बिंदु के सापेक्ष एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग संरक्षित रहना है। अब एल कांस्टेंट का मतलब बेटा यहां से यह भी लिखा जा सकता है डेल्टा एल, जिसे लिख सकते हैं कोणीय संवेग में परिवर्तन। और ये हो गया शून्य, भाई एल कांस्टेंट है तो डेल्टा एल शून्य हो गया। अगर डेल्टा एल शून्य है, यानी कि एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल, अंतिम परिस्थिति और प्रारंभिक परिस्थिति दोनों में वस्तु का जो कोणीय संवेग है उस बिंदु के सापेक्ष, जिस बिंदु के सापेक्ष कार्यरत सभी बलों का आपका जो बलाघूर्ण है शून्य आता है, संवेग संरक्षित रहेगा। यह बात हमें समझ में आई बच्चों। अब अगर संवेग संरक्षित है तो क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं? सोचिएगा, बहुत सिंपल से इसके उदाहरण है बच्चों। जैसे कि क्या मैंने आपको बताया कि बेटा L हमने पढ़ा था, L बराबर पढ़ा था I ओमेगा, तो I इनिशियल ओमेगा इनिशियल, I फाइनल ओमेगा फाइनल, I होता है एम आर स्क्वायर। ठीक, अब मान लो एक व्यक्ति है, या वो स्केटर वाला जो एग्जाम्पल है उसको ध्यान से देखिए, जब उसके हाथ फैले हुए हैं तो उस परिस्थिति में वो धीमे धीमे गोल गोल घूम रही है, लेकिन यानी कि आर ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अब अगर जैसे उसने हाथ को कम कर लिया, क्या कोई बाह्य बलागुण यानी कि टॉर्क आया? कोई नहीं आया। अब ऐसी परिस्थिति में जो आपका उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आर कम हो जाने से कम हो जाता है, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है तो संवेग संरक्षण लगना ही है, तो आई को कम होने पे ओमेगा को बढ़ना पड़ता है। तो इसी वजह से जैसे हाथ को ऐसे कर लिया वैसे बहुत तेजी से एकदम लट्टू। इसी तरीके से जब बच्चों तैराक होता है ना, एकदम हवा में अपनी बॉडी को सिकोड़ लेता है, उस समय उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बॉडी को फिर बड़ा करता है ऐसी परिस्थिति में आई बढ़ जाता है, और ऐसी परिस्थिति में आपका ओमेगा फिर से कम हो जाता है। तो ये कोणीय संवेग संरक्षण के ही ऊपर आधारित आपके उदाहरण हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताऊं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो जेई एडवांस लेवल के हों या जेई मेंस लेवल के हों, नीट के लेवल हों, आपके कोणीय संवेग संरक्षण के ऊपर पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपके स्कूल के एग्जाम में बच्चों ये कंसेप्ट पूछा जा सकता है कि कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को बताएं, इसके ऊपर आधारित कुछ उदाहरण भी दें। तो ये आप लिख सकते हो ना आसानी से, कोई समस्या की बात नहीं है। इसके बाद इसके ऊपर प्रश्न कैसे आ सकते हैं, क्या होता है कोणीय आवेग, ये भी तो जानना है।
तो बच्चों कोणीय आवेग को हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी बस थोड़ी बेसिक बातें करी हैं, खूब सारे क्वेश्चंस भी देखने हैं, उन क्वेश्चंस को आगे सीरीज में देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें मेरे साथ, खूब मजा आने वाला है। जय हिंद।